दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज मामूली सी गिरावट हुई है क्योंकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी और बैंकिंग शेयरों में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी ये गिरावट हुई है, उसके पीछे है कुछ बड़ी डील। उस डील के माध्यम से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की गई है क्योंकि बाजार की सिनेरियो देख के लग रहा है कि हो सकता है कि आगे और गिरावट बने और इस वजह से कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना लाजमी समझा है। अब यहाँ पे आज 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप समझ सकते हो कि यस बैंक जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और इसकी टेक्नोलॉजी जिसकी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से चर्चा की जाती है हर जगह पे, और इसी टेक्नोलॉजी के दम पे एक के बाद एक इनको काफ़ी नए प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं इस समय यस बैंक को। तो क्या यस बैंक आने वाले समय में कुछ कमाल कर सकता है? वैसे इसकी प्राइस बहुत नीचे है, क्या आने वाले समय में ये स्टॉक हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? क्योंकि बहुत समय से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ स्टॉक कभी से, लेकिन उतनी प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। तो आप देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड भी खत्म हो चुका है, वो चिंता भी खत्म हो चुकी है। तो अब इसके लिए सिर्फ 81 बॉन्ड्स का ही मामला बचा और कुछ टेंशन नहीं है। तो क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। देख सकते हो बीएसई सेंसेक्स 61,054 के स्तर पे गिरावट देखने को मिली है 694 पॉइंट की, यानी 1.13% गिरा बीएसई सेंसेक्स। जैसे कि कल इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद में हमारे बाजार में भी दबाव के साथ शुरुआत हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा गिरावट बढ़ती गई क्योंकि पूरे दिन में लगभग 200-300 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी और अंत में ये 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है। और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार तेजी बनी थी उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई बाजार पे। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो देख सकते हो 18,069 के स्तर पे 1.02% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में भारी गिरावट थी, 42,661 के स्तर पे 2.34% की बड़ी गिरावट हुई है। अब निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 4,153 के स्तर पे 0.97% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% की गिरावट। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज बहुत भारी गिरावट हुई है, 21,478 के स्तर पे 2.82% की गिरावट, यानी लगभग 3% की भारी गिरावट। तो प्राइवेट बैंक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में 1% से नीचे की गिरावट काफ़ी बड़े मायने रखती है कि स्टॉक इस लेवल पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 16 पर हुई, यानी नेगेटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 16.05 की थी, इंट्राडे में 15.90 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 16.15 का है, यानी गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने कुछ पॉजिटिव मूव दिखाया था। लेकिन जिस तरह से बाजार में भयंकर दबाव देखने को मिला तो यहाँ पर भी गिरावट हुई और अंत में 15.95 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे मात्र 0.62% की गिरावट देखने को मिली। तो एक तरफ तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में 300 करीब 3% की गिरावट थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग 1% से कम की गिरावट इसकी मजबूती का बड़ा सबूत है। अब यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है, उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। आप देख सकते हैं डीएचएफएल का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिसमें जमानत देने से इनकार किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। तो यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने डीएचएफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है और उन पर सार्वजनिक पैसों के हेरफेर के गंभीर आरोप है। जस्टिस पीडी नाइक की एकल बेंच ने इस आदेश में कहा कि राणा कपूर ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर गलत तरीके से वित्तीय लाभ दिलाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है, यानी उन्होंने अपने आपस वालों को फेवर किया है। उन्होंने कहा कि राणा कपूर ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल दिखाई दे रहे हैं और इस केस में अपराध में शामिल की गई आय करीब 5,330 रुपीज़ की जो अमाउंट तक जा रही है। आवेदक ये भी आरोप लगाया उनके ऊपर कि वो अपने परिवार की स्वामित्व वाली और नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए देश से बड़ी मात्रा में आपराधिक आय को भी बाहर भी भेजा है उन्होंने, यानी अपनी जो गलत तरीके से जो पैसा बनाया था उसको बाहर विदेशों में उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। बेंच ने आगे भी कहा है कि करीब 378 करोड़ रुपये के पैसे जो विदेशों में निवेश किए गए, इस मामले में अभी जाँच जारी है। बेंच ने कहा कि वह इस मामले में राणा कपूर की भूमिका, अपराध में उसकी गंभीरता और गंभीरता को लेकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि वह सार्वजनिक पैसों के हेरफेर में शामिल है और उन्होंने कथित तौर पर डीएचएफएल के मालिकों के साथ मिलकर बड़ी राशि की हेराफेरी की साजिश रची है। हालांकि आवेदक 3 साल से हिरासत में है, लेकिन सार्वजनिक पैसों की भागीदारी से पता चलता है कि यह आरोप काफ़ी गंभीर है
कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा आवेदक के बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी बनी हुई है। और राणा कपूर ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि मार्च 2020 से हिरासत में है और इस मामले में सुनवाई होने से लंबा समय और लगेगा और उनकी इस समय हिरासत में उनकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए उन्होंने जमानत मांगी थी, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। तो ये पूरा अगर मामला देखें तो 2018 में DHFL के शॉर्ट टर्म डिबेंचर में 3,700 रुपीज़ का निवेश किया गया था। इसके अलावा DHFL की सहायक कंपनी को 750 रुपीज़ का लोन भी मंजूर किया गया था और ये जैसे कि DHFL डूबने के कगार पे थी, उसके बावजूद भी ये पैसे लगाए थे और इसके बदले में राणा कपूर ने रिश्वत ली थी DHFL से। तो यहाँ पे आरोप लगाया गया है कि जो DHFL को जो लोन दिया गया उसके बदले में 600 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और ये कंपनी की जो राणा कपूर की पत्नी और उनकी बेटियों के स्वामित्व वाली जो कंपनी है RAB इंटरप्राइजेस, उसमें निवेश किया गया। तो एक तरह से देखें तो ये पूरा मामला जो है ये बहुत लंबा चल रहा है और इसमें आप देखें तो आने वाले समय में राणा कपूर को बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पूरी यस बैंक को डुबाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बैंकों का जो वर्किंग डेज है उसमें सब महीने में दो संडे है वो उनको ऑफ रहते हैं, यानी सेकंड और फोर्थ सैटरडे को बैंकों का कामकाज नहीं होता है, बाकी दिन होता है। तो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनका एसोसिएशन कह रहा है कि सिर्फ वर्किंग डेज 5 रखे जाए और सैटरडे और संडे को पूरी तरह से छुट्टी की जाए। तो यहाँ पे वो काफ़ी समय से इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या इस सैटरडे को काम होता है कि नहीं होता है। इस हिसाब से लोग कई बार बैंक आ जाते हैं लेकिन वहाँ पे उनको बैंक बंद मिलती है और इसीलिए ये कंपलसरी 5 दिन का ही उनका वर्किंग डेज बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये बदलाव किया जाता है, अगर जो वर्किंग डेज 5 बना दिए जाते तो जो कम से कम जो वर्किंग डेज है बैंकों का उसमें 40 मिनट पर डे या उनको इंक्रीज करना होगा। यानी जिसमें देख सकते हो कि सुबह जो बैंक खुलने का जो समय है जो 10 बजे से 5 बजे, उसके बदले में 9:40 मिनट में बैंक खुलेगी और 5:20 मिनट पर बंद होगी। तो जो एक्स्ट्रा जो टाइम यानी जो सैटरडे का टाइम वो उसमें ऐड किया जाएगा, यानी जो वर्किंग डेज बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें सवाल बहुत सारे उठ के आ रहे कि ऐसा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि 2 दिन का अगर ऑफ रहेगा तो बहुत सारे जो चेक क्लियर है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है उनका कहना है कि सैटरडे को भी काम होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो मसला बन रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो तैयार है कि वो सैटरडे को भी काम करेंगे, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनको 5 दिन ही काम करना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए क्या रास्ते निकाले जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल के हिसाब से जो लग रहा है उसमें आने वाले समय में क्या 5 दिन किया जाएगा, लेकिन 5 दिन में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो बैंक का जो ट्रांजैक्शन में 2 दिन का पीरियड जो काफ़ी बड़ा आ जाता है उसमें लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी क्या फैसला होगा RBI का वो देखना होगा। एक इसमें और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्चिंग की थी उसकी वजह से देखें तो आप देखें ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बन रही है। और ये जो रिपोर्ट कह रही है कि इसकी वजह से जो कैशलेस जो नया मोड बनाया गया RBI की तरफ से, जो नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई, इसका काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा इन्वायरमेंट को हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कह रही है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो लॉन्च की गई इसके बाद में जो इसका जो बेनिफिट है वो इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के ऊपर पॉजिटिव पड़ रहा है और इसमें देखें तो इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो CBDC जो डिजिटल करेंसी का जो लॉन्चिंग है 2022 में, यह रिटेल और होलसेल दोनों के लिए की गई है। और आपको ये पता ही होगा कि इसका सबसे जो बड़ा जो इसको मौका दिया गया था यस बैंक को दिया गया था। 4 जो बड़ी बैंकें चुनी गई थी जिसमें यस बैंक भी शामिल थी और उनको ये RBI की तरफ से बड़ा मौका मिला था। तो यहाँ पे RBI की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की इसमें कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जो एनर्जी कंजम्पशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कट डाउन होता है अगर डिजिटल रुपये को अपनाया जाता है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा बेनिफिट एनर्जी सफिशिएंट इसको कहा जा सकता है और एनर्जी को इसमें सेव करने की ज़्यादा काबिलियत है क्रेडिट कार्ड के मुकाबले। सबसे बड़ी बात है कि अगर CBDC को इस्तेमाल किया जाता तो इसकी वजह से देख सकते हो कि बहुत सारा जो एमिशन कम होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग का खर्चा बचेगा, प्रिंटिंग, इसके अलावा स्टोरेज की प्रॉब्लम जो है नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्टेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल करेंसी, ये सारा जो मामला है ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी बच सकती है। और इसीलिए इस जो है ये रिपोर्ट कह रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आज देख सकते हो कि कुछ बड़ी डील हुई जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली भी हुई, यानी इस लेवल पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की। आप देख सकते हो सुबह 9:18 पर 16.05 की प्राइस से 10,78,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:46 पर 16.05 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 10:28 पर 16.05 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद
10:34 पर 16 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:08 पर 15.95 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 12:18 पर 16 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 1:35 पर 15.95 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 3:05 पर 15.90 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 3:10 पर 15.95 की प्राइस से ही 19 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये तो आप देख सकते हो कि इस बाजार में जो गिरावट का माहौल बना उस वजह से कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। जैसे कि आपको पता है लॉक इन पीरियड खुल चुका है, तो कुछ बड़े बड़े जो बैंक है जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश किया और ऐसे में उनकी खरीदारी तो 11 रुपीज़ के आसपास की है। 10 रुपीज़ और 11 रुपीज़ में उनको शेयर अलॉट किए गए, तो उनको काफ़ी अच्छा इस समय प्रॉफिट मिल रहा है और ऐसे में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वो कर रहे हैं। जैसे बाजार की सिचुएशन देख के जो बाजार में गिरावट हो रही है, तो इस हिसाब से येस बैंक का स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ओवरऑल अगर इतनी बड़ी बिकवाली होती तो आज येस बैंक के स्टॉक में हमें शानदार तेजी देखने को मिल सकती थी। कुल मिला के इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।